So we were discussing about the wildlife of India and we have discussed different type of animals which are found in different parts of India. Now we are taking that section forward. We have selected our crops from a biodiverse environment that is from the reserve of edible plants. अब हमारे देश में या पूरे अर्थ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि पूरे धरती पे सिर्फ एक ही तरीके का पेड़ या एक ही तरीके के पौधे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जो जितने भी पौधे अलग-अलग तरीके के पौधे हमारे देश में पाए जाते हैं, उनमें से हमने क्या किया है, कुछ सिलेक्टेड पौधों को चुना है, कुछ ऐसे पौधों को चुना है जिनको कि हम क्रॉप के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिनको कि हम उगाते हैं, जिनकी खेती करते हैं। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स। अब इन सभी अलग-अलग तरीके के प्लांट्स में से कुछ हमने ऐसे प्लांट्स को चुना है जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मतलब कि जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कर सकती हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो अलग-अलग तरीके के हर्ब्स हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया था मेडिसिनल प्लांट्स में। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि हमने मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे सिलेक्ट किया है जो कि हमारी बीमारियों को, बहुत सारी दिक्कतों को ठीक करने में मदद करते हैं। द एनिमल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज मिल्क एनिमल्स। अब जानवर भी बहुत तरीके के हैं, बट उनमें से कुछ ही जानवर को हम अपने घरों में पालते हैं, उनका दूध पीते हैं। तो लार्ज स्टॉक ऑफ एनिमल्स में से मतलब अलग अलग तरीके के जानवरों में से हमने कुछ ऐसे जानवरों को चुना है जो कि मिल्क एनिमल्स हैं, जिनका कि जो दूध है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। तो ड्रॉट पावर मतलब कि जो एनिमल की पावर को हम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम ड्रॉट एनिमल पावर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पावर जिसको कि हम जानवरों से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हम खेतों में क्या करते हैं, बैलों का इस्तेमाल करते हैं खेत को जोतने के लिए। तो उसका मतलब क्या हो गया, हम उसकी ड्रॉट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम अलग अलग कामों में जानवरों का इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज़ है ड्रॉट पावर। तो जानवरों से हमें ड्रॉट पावर मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। लोग उनकी मीट खाते हैं और उनके जो एग्स हैं वो भी खाते हैं। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड्स। जो मछलियां हैं उन्हें भी लोग खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और वो एक न्यूट्रिटिव फूड है। Many insects help in pollination of crops and fruit trees and exerting biological control on such insect is harmful. अब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। जब पॉलिनेशन होती है तो उसके बाद ही जो फ्लावर है उससे फ्रूट बनता है। तो इस तरीके से जो फ्रूट्स हैं उन्हें बनवाने में और सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने में, तो इन सभी चीज़ों में जो इंसेक्ट हैं वो मदद करते हैं। और अगर हम इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल होगा। और इन इंसेक्ट्स के लिए तो हार्मफुल होगा ही होगा, साथ ही साथ जो पूरी वेजिटेशन है, इवन ह्यूमन लाइफ है, वो भी खतरे में आएगी। एवरी स्पीशीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं, चाहे जानवर हो, ह्यूमंस हो, इंसेक्ट्स हो, जो भी चीज़ें हैं, उन सबका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल। और इसीलिए ज़रूरी है कि पूरे इकोसिस्टम में एक बैलेंस हो। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पीशीज लिविंग बींग्स इस इकोसिस्टम का पार्ट है, उनको कंजर्व किया जाए। As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plant and animal resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. अब हो क्या रहा है कि ये जो इंसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अपने सराउंडिंग का, अपने एनवायरनमेंट का। तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, उनको हद से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स पे क्रिएट किया जा रहा है। और इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है, उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. तो जितने भी प्लांट हैं उनमें से लगभग 1300 ऐसे प्लांट हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, मतलब कि वो खत्म होने की कगार पे हैं, उन पे ये खतरा मंडरा रहा है कि वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। और 20 स्पीशीज ऐसे हैं प्लांट्स के जो कि खत्म हो चुके हैं। Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. और जानवरों की भी बात करें तो कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि endangered हैं और कुछ extinct हो चुके हैं। The main causes for this major threat to the nature are hunting by greedy hunters for commercial purposes. अब जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ जानवर जो हैं वो endangered हैं, कुछ जानवर extinct हो चुके हैं,
क्यों वो खतरे में हो रहे हैं, क्यों उनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है कि वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे? क्योंकि कुछ जो हंटर्स हैं, जो लालची हंटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, मतलब कि पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, वो जानवरों को मारते हैं। जैसे जानवरों के जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी स्किन हो गई, उनके हॉर्न्स हो गए, उनके टीथ हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा कीमत उन लोगों को मिलती है। तो वो क्या करते हैं, वो इन जानवरों को मारते हैं और उनको बेचते हैं। तो जो ग्रीडी हंटर्स हैं, वो इन जानवरों को बहुत ही बड़े लेवल पे मार रहे हैं, और इसकी वजह से जो जानवर है उनकी जो अस्तित्व है, उनका जो एक जीवन है वो खत्म होने की कगार पे आ रहा है। Pollution due to chemicals and industrial wastes, acid deposits, introduction of alien species, a reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance. अब हो क्या रहा है कि इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हम तरह तरह की चीज़ें जो है वो इन्वेंट कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि जो केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है, और जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एसिड डिपॉजिट हो जा रहा है, जो तेजाब होता है, उस तरीके से बहुत सारी ऐसी एसिडिक जो सब्सटेंसेस हैं उनका डिपोजिशन एनवायरनमेंट में बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज का मतलब है कि मान लो किसी एक जगह पे ओरिजिनली कुछ पर्टिकुलर तरह के जानवर रहते थे, अब इस जगह पे कोई दूसरा जानवर रहता है, यहाँ पे ए, बी एंड सी जानवर रहते थे, और एक डी तरीके का जो जानवर है वो इधर रहता था। अब यहाँ पे क्या किया गया, इस डी को उठा के इस जगह पे ला दिया गया। तो डी क्या है, इन सब के लिए, ए बी एंड सी के लिए डी एक एलियन स्पीशीज है कि वो ओरिजिनली यहाँ नहीं पाया जाता था और अचानक से वो यहाँ आ गया। अब कभी कभी क्या होता है कि जो एलियन स्पीशीज है वो वहाँ के ओरिजिनल जो स्पीशीज हैं उनको खत्म कर देता है। ठीक है, मान लो आपने एक्वेरियम में देखा कि 4-5 मछलियां थी, और किसी नई मछली को अगर एक्वेरियम में ला दिया गया, वो क्या करती है, वो धीरे धीरे करके उन छोटी या जो पुरानी मछलियां थी उनको खा लेती है, उनको खत्म कर देती है। तो कुछ इसी तरीके से हमें क्या देखने मिलता है कि जो एलियन स्पीशीज हैं वो ओरिजिनल जो स्पीशीज हैं उनके लिए खतरा बन जाते हैं। इसके अलावा हम बहुत ही बड़े लेवल पे जंगलों को काटते जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, साथ ही साथ हैबिटेशन के लिए, अपने घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए। तो इन सभी कारणों से हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये पूरा इम्बैलेंस आ रहा है इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में, वो हमें देखने मिल रहा है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को भी ये समझ आया कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। पहला है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। तो हमारे देश में 18 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, सेटअप किए गए हैं, ताकि उन जगहों पे रहने वाले जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको बचाया जा सके। सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये एक ऐसे नोटिफाइड एरियाज होते हैं जिनको कि प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। मान लो कि ये एक पूरा जगह है, ये एक स्टेट मान लो आप, और इसका ये वाला जो कोना है वो जंगल से बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि इतने एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित करते हैं, तो उससे क्या होगा, इस एरिया में जितने भी रहने वाले जानवर हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह और जो अर्बनाइजेशन है, ये सारी चीज़ों को रोका जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका और इस एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। सो इसलिए जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इन्हें नोटिफाई किया जाता है। नाउ 10 आउट ऑफ दीज, द सुंदरबंस, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, मनस, सिम्पलीपाल, पचमारी एंड अचनकमार, अमरकंटक have been included in World Network of Biosphere Reserve। तो 18 में से 10 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के हैं और इनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी इंक्लूड किया गया है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटानिकल गार्डन्स बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। तो बहुत सारे बोटानिकल गार्डन्स को जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, मतलब कि वो उन्हें पैसे के जरिए भी मदद करती है। गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन्स को पैसा देती है और उनको जो टेक्नोलॉजी वगैरह ज़रूरत होती है उसको भी प्रोवाइड कराती है, और ये 1992 से चला आ रहा है। अब बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ये ऐसे गार्डन्स होते हैं जिन्हें की साइंटिफिक स्टडी के लिए उगाया जाता है, जिसमें जो प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं उनको
उनकी स्टडी की जाती है। साथ ही साथ पब्लिक डिस्प्ले के लिए भी इन्हें उगाया जाता है। सो इस तरीके के जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं उन्हें गवर्नमेंट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड प्रोवाइड करती है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। तो इस प्रोजेक्ट में क्या एम है कि जो टाइगर्स हैं उन्हें बचाया जाए, उनको खत्म होने से रोका जाए। प्रोजेक्ट राइनो, बहुत सारे राइनोसॉर्स जो हैं उनकी जाने जाती हैं, उनका लोग शिकार करते हैं, तो उसको रोकने के लिए, इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं ताकि जो जानवर खतरे में हैं उनको बचाया जा सके। 101 नेशनल पार्क्स, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। तो 101 जो है वो नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क्स भी इसी तरीके से एक नोटिफाइड एरिया होता है जिसमें कि जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है। इसी तरीके से 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, इन सबको जो है बनाया गया है, नोटिफाई किया गया है ताकि वहाँ का जो नेचुरल हेरिटेज है, वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है, जिस तरीके के वहाँ प्लांट्स उगते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उन सबको बचाया जा सके। All of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival. अब हम सबको ये समझना होगा कि जो इकोसिस्टम है उसका जो बैलेंस है वो बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी जो जानें हैं वो खतरे में ना पड़े। It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. और ये जो हम इकोसिस्टम में बैलेंस की बात कर रहे हैं, खासकर नेचुरल इकोसिस्टम की, इसको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, ये तभी हो पाएगा जब हम जो भी हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी हम नुकसान एनवायरनमेंट को पहुंचा रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, जब हम उसको तुरंत रोक देंगे तभी हम हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को बचा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनका नाम दिया हुआ है और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स की बात की हुई है। सो सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के वजह से फेमस हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब कि वो क्या करते हैं, वो जैसे ओरिजिनली यहाँ पे रहते हैं बट वो किसी पर्टिकुलर सीजन में क्या करेंगे, उड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। मान लो इस जगह पे जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती हैं, तो वो उड़ के माइग्रेट करते हैं और किसी दूसरे एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे उनको अच्छा लगता है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनके लिए जो वेदर है, जो पूरा सिस्टम है, सराउंडिंग है, वो उनके लिए अच्छी है, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन लार्ज नंबर्स। तो सर्दियों के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं वो इंडिया में आते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन है वो आता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है। वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड्स इज द रन ऑफ कच्छ। सो रन ऑफ कच्छ जो है वो एक ऐसी ही जगह है जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी, फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक plumage come in thousands to build nest mounds from the salty mud and raise their young ones. तो रन ऑफ कच्छ में क्या होता है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो डेजर्ट है वो सी में मिल रहा है, वहाँ पे समुद्र से जो रेगिस्तान है वो मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लेमिंगो जो है वो आते हैं और वो वहाँ पे जो सॉल्टी मड है, मतलब कि वहाँ पे क्योंकि समुद्र से मिल रहा है, वो डेजर्ट जो है वो समुद्र से मिल रहा है, तो खारी मिट्टी एक तरीके से आप समझ सकते हो, उससे वो क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं और उसमें वो अपने अंडे देते हैं और फिर अपने बच्चों को वो पालते हैं। इट इज़ वन अमंग मेनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइट्स इन द कंट्री। और हमारी कंट्री में जो बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइट्स हैं उनमें से एक ये भी होती है जब माइग्रेटरी बर्ड्स रन ऑफ कच्छ में आती हैं। It is not a rich natural is it not a rich natural heritage of ours? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स का हर साल आना है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नेचुरल हेरिटेज है हमारे लिए, जिसको कि हमें बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो गया कि रन ऑफ कच्छ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई कि जो ये फ्लेमिंगोज हैं वो जीवित ही ना रह पाए, तो ये फिर यहाँ पे आना बंद कर देंगे, वो फिर कोई और नई जगह ढूंढेंगे जहाँ पे वो अपने बच्चों को पाल सकें। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हर चीज़ को हम जो है कंजर्व करके रखें ताकि एक बैलेंस बना रहे और जो इकोसिस्टम है वो बिगड़े ना। So with this we have come to the end of our chapter number 5 of class 9 geography. I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up. If you're new to the channel then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with the new chapter. Bye bye.